खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, जहां आज जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर दिल्ली में महामंथन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर समीक्षा बैठक की है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे और इस हाई लेवल मीटिंग में आतंकवाद को कुचलने के नए प्लान पर चर्चा हुई। वहीं जम्मू कश्मीर की 2 सीट बडगाम और नगरोटा पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तरुण चुघ ने बड़ी बैठक की और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार कर हाईकमान को सौंपी जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे को लेकर कल यानी कि शुक्रवार को सुनवाई होगी। चौथी और अहम खबर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में खूनी संघर्ष की भी है, जहां एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए गए। और बात पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर दिल्ली में महामंथन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों की उन्होंने समीक्षा की है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बैठक में खास तौर पर मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग में आतंकवाद को कुचलने के नए प्लान पर भी चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात भी शामिल रहे। हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को एक बार फिर से दोहराया और सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वय को अपनाते हुए काम करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें सशस्त्र बलों के अधिकारी, गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खास तौर पर मौजूद रहे और जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ उसे एक बार फिर से दोहराया गया। साथ ही साथ कई दिशा निर्देश भी दिए गए। हर 3 महीने में इस तरह की सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू मीटिंग होती है और उसी क्रम में आज की ये बैठक महत्वपूर्ण थी। साथ ही साथ कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड को लेकर सुनवाई होनी है और जब भी स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात, वहां पर सुरक्षा का जिक्र सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी में हर बार करता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले ये हाई लेवल मीटिंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह हर 3 महीने में इस तरह की मीटिंग को आयोजित करते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहा। आतंकवाद रोधी अभियान बीते कई महीनों से चलाए जा रहे हैं, उन एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के जरिए आतंकवाद की कमर तोड़ने और आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। इलाके में शांति किस तरह स्थापित हो, जांच एजेंसियां मिलकर सुरक्षा बलों के साथ किस तरह से घाटी में और जम्मू खित्ते में खासतौर पर अभियान चला रही हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। खुर्रम शहजाद का रुख करेंगे, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, क्या कुछ अहम रहा बैठक में? देखिए, मीटिंग जो है वो लगभग 3 घंटे लंबी चली है, यानी कि जम्मू कश्मीर के हालात, वहाँ की सुरक्षा को लेकर जो चैलेंजेस हैं, इनपुट्स हैं, उन तमाम चीज़ों पर आज विचार किया गया है, चर्चा की गई है और एक काउंटर टेररिज्म को लेकर जो जिस तरीके से पीर पंजाल का इलाका है, वहाँ पर जिस तरीके से गतिविधियाँ आतंकवाद की बढ़ी है, मिलिटेंसी बढ़ी है और इसके अलावा किस तरीके से जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, उसकी फंडिंग्स होती है, उसको लेकर जो इनपुट्स हैं, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई है और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर जो है जोर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, इस मीटिंग को प्रोटेसाइज कर रहे थे, तो 3 घंटे लंबी मीटिंग चली, चर्चा हुई है और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहे और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के तमाम डीजी और आला अधिकारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी, तमाम लोग मौजूद रहे, सेक्रेटरी होम मौजूद रहे, तो ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है और कहना चाहिए कि पहलगाम हमला होने के बाद ये दूसरी बड़ी मीटिंग है, बल्कि दिल्ली में तो क्योंकि पहली मीटिंग है, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो जम्मू में हुई थी, तो एक बड़ी रणनीति और आगे के चैलेंजेस को लेकर एक कहीं ना कहीं चर्चा और समन्वय बनाने की जो है इसमें बातचीत जो है वो की गई है कि आगे तमाम चीज़ों से कैसे निपटा जाएगा, कैसे देखा जाएगा। और ये मीटिंग ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, बल्कि होती रही है। तो अगर इसको देखें तो एक चैलेंज जो है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं, बर्फबारी का मौसम आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन का जो इशू है वो है, बीएसएफ हो, एनआईए हो, आईबी हो, तमाम अधिकारी क्योंकि मौजूद थे और बैक टू बैक 2 मीटिंग हुई हैं। पहली मीटिंग हुई और उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग हुई, तो
पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर को कैसे एक अभेद किला बनाया जाए और कैसे सुरक्षा उसकी सुनिश्चित की जाए, जो किसी भी तरफ से जो है कोई जो है जम्मू कश्मीर में कोई गड़बड़ी ना कर सके। क्योंकि इस तरह की भी खबर आई थी कि एक लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान ने हाथ मिला लिया है। तो इस तरह के जो इनपुट्स हैं उसको लेकर क्या चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, वो भी एक जो है महत्वपूर्ण चीजें जो है इसके बैकग्राउंड में थी। लंबी मीटिंग चली और इसी को आप कह सकते हैं कि एक जो है एक व्यापक रणनीति जो है तैयार की गई है आने वाले दिनों के लिए। बिल्कुल खुर्रम, और क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटी टेरर ऑपरेशंस जगह जगह चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घुसपैठ की कुछ घटनाएं हैं जो समय समय पर सामने आती रहती हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में हर 3 महीने में ये एक तरह से रिव्यू मीटिंग की जाती है और उसी क्रम में आज की बैठक भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। और अनंतनाग में आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कोकेरनाग में ये एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां सेना के 2 जवान भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। उनसे संपर्क साधने की कोशिशें भी जारी हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी ये सर्च चलाई जा रही है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन कल से जारी है। कोकेरनाग में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के 2 जवान जो आतंकवादियों और उन संदिग्धों जिन्हें देखा गया था उनकी धरपकड़ के लिए लगाए गए थे, वो जवान भी लापता हैं और उनकी तलाश के लिए भी खोजबीन जारी है। अनंतनाग के कोकेरनाग में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। गडोल कोकरनाग अनंतनाग के जंगलाती इलाके में 2 आर्मी के जवानों को ट्रेस करने का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। और हम आपको बताएं कि गुज़श्ता दिनों जिस तरह से मौसम यहाँ पे ख़राब हुआ और उसके बाद बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, तो ऐसे में जो ऑपरेशन में गए 2 जवान जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे थे, उनके हवाले से ये है कि अभी भी उनका जो है पता लगाने की कोशिशें अभी भी जारी है। और इस हवाले से गडोल कोकरनाग अनंतनाग के इस जंगलाती इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन इसलिए जारी है क्योंकि उन 2 लापता जवानों का जो है वो पता लगाने की कोशिशें अभी भी जारी है। और इस हवाले से कल भी हमने देखा कि किस तरह से फौज ने अपने हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए, चॉपर्स इस्तेमाल किए ताकि उन जवानों का पता लगाया जाए। और ऐसे में क्योंकि ये खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक ऑपरेशन शुरू किया गया था फौज की तरफ से, और उसी ऑपरेशन के तहत अभी फौज के 2 जवान जो हैं वो लापता है और उनका पता लगाने की कोशिशें जो है फौज कर रही है। अभी ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है और फौज कोशिश कर रही है कि दोनों जवानों का पता लगाया जाए। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गडोल, अनंतनाग। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने चुनावी घमासान की तैयारी तेज कर दी है। जम्मू में बीजेपी की बड़ी मीटिंग खत्म हो गई है, जिसमें विधानसभा उपचुनावों और राज्यसभा चुनावों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के 2 सीट बडगाम और नगरोटा पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तरुण चुघ ने आज बड़ी बैठक की और इसमें नामों पर मंथन हुआ, उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। और क्योंकि राज्यसभा के चुनाव 24 अक्टूबर को होने हैं, ऐसे में नाम कौन कौन से होंगे, उम्मीदवार कौन होंगे, उसको लेकर गहनता से मंथन हो रहा है। जहां दिल्ली में देर रात तक बैठक चली, जिसमें प्रदेश महामंत्री अशोक कौल और प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा शामिल हुए, तो वहीं आज तरुण चुघ की अध्यक्षता में ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है, जहां विधानसभा उपचुनावों के लिए भी प्रत्याशियों पर मंथन हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। राज्यसभा चुनावों के लिए क्योंकि नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन तीसरे दिन भी किसी भी पार्टी की तरफ से किसी ने नामांकन नहीं भरा है। नामों को लेकर मंथन हो रहा है। 4 राज्यसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी मिनिमम 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है।
जम्मू कश्मीर में राज्यसभा और असेंबली की 2 सीटों के लिए जो इलेक्शंस हैं वो अब बहुत जल्द होने वाले हैं और इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रही हैं। आज की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर इकाई जो बीजेपी की है उसमें पार्टी के हेडक्वार्टर में आज मीटिंगों का दौर चलता रहा। त्रिकुटा नगर में जो पार्टी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे मीटिंगों का दौर चलता रहा। सबसे पहले मीटिंग हुई इलेक्शन कमेटी की, जो इलेक्शन पैनल है, इलेक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर बीजेपी की, उसकी मीटिंग हुई। उसमें 4 लोगों ने शिरकत की। चेयरिंग तो तरुण चुग जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने उस मीटिंग को चेयर किया। उसमें श्यामलाल शर्मा जो कि इलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर इकाई बीजेपी के, उसी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। सत शर्मा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो भी उसका मीटिंग का हिस्सा बने। और जो ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के हेड है नेशनल जो जम्मू कश्मीर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। तो मीटिंग लगातार तकरीबन 2 घंटे तक चलती रही और जाहिर तौर पर जो आने वाले असेंबली के 2 बाईपोल इलेक्शंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस हुआ, उस पर चर्चा हुई। उसके साथ साथ जो राज्यसभा की सीट्स हैं उस पर भी चर्चा हुई। उसके फौरन बाद तकरीबन 12:30 के बाद एक और बड़ी मीटिंग हुई जो कि कोर कमेटी मीटिंग थी। कोर ग्रुप जो जम्मू कश्मीर बीजेपी का है, जिसमें जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली से भी दरख्शां अंद्राबी जैसी नेता वो भी इसमें शामिल हुई और इस मीटिंग की भी अध्यक्षता तरुण चुग ने ही की। और उसमें सभी जो टॉप नेता है, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर हैं, जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं, वो उन्होंने इसमें शिरकत की। मीटिंग में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए, वो यूनियन मिनिस्टर है और बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इसका हिस्सा बने। सभी चीज़ों पर चर्चा हुई। फोकस जिस तरह मैंने कहा कि अब राज्यसभा के जो नॉमिनेशन हैं वो 13 तारीख तक होने हैं, उसके बाद 13 के बाद कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। तो अब मात्र कई दिन बचे हैं और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 11 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ये बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है। तरुण चुग ने हालांकि इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 2-3 दिन में जो है उसका जो है अनाउंसमेंट होगा। ये बड़ी खबर है राज्यसभा के लिए। और अगर हम 2 बाईपोल्स की बात करें तो उस पर उनके नामों की भी चर्चा हुई। कई नाम है, नगरोटा से भी खासकर जो देवेंद्र सिंह राणा, उनकी बेटी दिव्यानी राणा, उनके नाम है। जुगल किशोर के जो भाई हैं नंद किशोर शर्मा, उनका नाम है। और इसके साथ कई और भी अपना दावा ठोक रहे। बड़गाम सीट पर भी तरुण चुग ने आज कहा कि वो वहां से चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 2024 में वहां से चुनाव नहीं लड़ी थी बीजेपी, लेकिन इस बार वहां से भी चुनाव लड़ने के मूड में है बीजेपी। और वहां से कौन कैंडिडेट होगा, पोटेंशियल कैंडिडेट होगा, उस पर चर्चा हुई। आखिरी जिस तरह से हम पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी की एक प्रक्रिया होती है, बीजेपी में जो मेन रहता है वो रहता है पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, फाइनल मोहर वही लगाता है। अब जो यहाँ चर्चाओं का दौर चला, कोर ग्रुप की मीटिंग पहले भी सैटरडे को हुई थी, आपको याद ही होगा। उसके बाद सत शर्मा और अशोक कोल दिल्ली चले गए थे। फिर आज मीटिंग सुबह से शाम तक चलती रही। तो यहाँ से जो निकल के आया, जो एक पैनल बना है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है कैंडिडेट्स की, उसकी चर्चा अब पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगी और वहां पे ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि मैंने कहा, जिस तरह कहा कि राज्यसभा के लिए 1-2 दिन में नामों की घोषणा होगी, लेकिन असेंबली इलेक्शन में अभी थोड़े दिन है, हो सकता है उसमें 1-2 दिन के बाद वो हो। लेकिन ये भी संभव है कि अक्टूबर 11 को राज्यसभा के साथ साथ जो 2 बाईपोल्स होने उसके कैंडिडेट्स का नाम भी घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल आज बीजेपी के जो सारे लीडर हैं कंसल्टेशंस मीटिंग्स में पूरी तरह से बिजी रहे और जाहिर तौर पर अब जो फैसला है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कल मीटिंग करने वाली है, ऐसी खबरें हैं। वहाँ पे चर्चा होगी और हो सकता है कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कैंडिडेट्स का या परसों अपने कैंडिडेट्स का नाम जो है उजागर करेगी। कांग्रेस के साथ क्या उनकी तालमेल होगी, अलायंस होगा, क्योंकि कांग्रेस एक सीट मांग रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या वो सीट उनको देगी, उस पर है, उस पर सबसे बड़ी बात रहेगी। और खास जो नजर रहेगी वो बड़गाम सीट पर रहेगी कि क्या बड़गाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको कैंडिडेट बनाती है, क्योंकि वहां से ऐसी चर्चाएं कि नासिर असलम वानी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला की वो पहली पसंद है, लेकिन आगा रोहुल्ला जो है वो अपनी पसंद के किसी नेता को वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको चुनाव लड़वाती है उस पर नजर रहेगी। और क्या नगरोटा से कांग्रेस
एनसी के लिए जो है हटेगी चुनाव मैदान से, क्योंकि 2024 में कांग्रेस भी वहां से चुनाव लड़ी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलग से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार क्या दोनों पार्टियां वहां से इकट्ठा एक ही मुश्तरका चुनाव लड़ेगी, वो उस पर नजर रहेगी। तो बहुत सारी चुनावी गतिविधियां हो रही हैं, टीमों का दौर जारी है और फाइनल तस्वीर जो है 2-3 दिन में पूरी तरह से मंजर आम पे आएगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए सीधे चलते समीर के पास जो सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। समीर, ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है, 2 बैठकें हो चुकी हैं, तरुण चुग उनकी अध्यक्षता कर चुके हैं। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो नाम लगभग स्पष्ट हैं, चाहे निर्मल सिंह हो, रविंद्र रैना हो, सुनील सेठी हो, सत शर्मा खुद हो, लेकिन जो बड़ा पेच है वो बडगाम सीट पर फंसा हुआ है कि वहां पर बीजेपी किसे उतारे, क्योंकि जंग आसान नहीं है, बडगाम की भी और राज्यसभा की भी। भी बिल्कुल, देखिए बडगाम की जो सीट है वो खासा एक हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी उसमें अपनी जोर आजमाई करना चाहती है और अपनी शो दिखाना चाहती है, शो ऑफ स्ट्रेंथ एक तरह से कह सकते हैं। अगर जीतने का ज्यादा चांस नहीं होगा, लेकिन कई ज्यादा वोट लेना चाहती है और दिखाना चाहती है कि कश्मीर वैली में भी बीजेपी जो है वो एक्सपैंड अपनी विंग्स कर रही है, अपनी बेस को एक्सपैंड कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि बडगाम से कोई ऐसा कैंडिडेट वहां से उठाए जो कि वहां पे अच्छे खासे वोट हासिल कर सके, एक कंपटीशन दे सके। नगरोटा की सीट पे अगर आपको 2024 का याद होगा तो तकरीबन 30,000 वोटों से देवेंद्र सिंह राणा वहां से चुनाव जीते थे। तो पार्टी कम से कम 30,000 से ज्यादा वोटों से वहां से जीतना चाहेगी और दिखाना चाहेगी कि जो बीजेपी है जम्मू में उसका जनाधार वो है कंटिन्यूअसली वही है जो 2024 में था, 2019 में था, 2014 में था या उससे पहले था। तो बीजेपी के लिए दोनों सीटें जो है असेंबली की वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बडगाम की सीट कहें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला वहां से चुनाव जीते थे और उन्होंने वो सीट खाली कर दी थी। अगर उमर अब्दुल्ला वहां से चुनाव जीतते हैं तो एक बड़ा विंडिकेशन होगा उनकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स को, 1 साल की जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक बड़ा ही बूस्ट होगा। लेकिन अगर वो कहीं से कहीं हार जाते हैं तो एक बड़ा सेटबैक, हम पहले से ही कह रहे हैं कि एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो उमर अब्दुल्ला भी फूंक फूंक के कदम ले रहे हैं, इसलिए फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं और इसीलिए जो कुछ दिनों में तस्वीर तो साफ हो जाएगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अपने जो नेता हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला भी ठीक नहीं थे, कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहे, उनके साथ भी कंसल्टेशन करेंगे। वो दिल्ली में थे, दिल्ली से वापस आ रहे हैं और हो सकता है कल या परसों राज्यसभा के इलेक्शन, राज्यसभा की सीट्स के लिए भी अनाउंसमेंट होगी एनसी की तरफ से और ये जो असेंबली सीट्स हैं उसके लिए भी होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक और दुविधा है कि कांग्रेस एक सीट मांग रही है और बिल्कुल समीर इसी डायरेक्शन में बिल्कुल समीर इसी डायरेक्शन में आगे आ रही थी कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से अनुशासनात्मक तरीके से बीजेपी चल रही है, जो उनका अपना पैटर्न है उसमें वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हर तरफ से मुश्किलें हैं। चाहे राज्यसभा की अगर बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि गठबंधन है, इसे दिखाना भी जरूरी और उसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए। तो चाहे राज्यसभा में 1 सीट की मांग कांग्रेस कर रही हो या फिर अगर बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की राह की बात कर ली जाए तो बडगाम की भी राह आसान नहीं है, क्योंकि आगा रूहुल्ला एक बहुत बड़ा फैक्टर है बडगाम में और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बडगाम को छोड़कर गांदरबल चुनना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लोगों की बहुत सी नाराजगी भी वहां पर है इस बात को लेकर। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं और इस बीच चाहे पीपल अलायंस फॉर चेंज हो या फिर पीडीपी का उम्मीदवार हो या फिर अपनी पार्टी भी उम्मीदवार उतारने जा रही है, ऐसे में बडगाम सीट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। स्थानीय मुद्दे तो हैं, वो तो हैं ही। जैस्मिन बिल्कुल सही कहा आपने, चैलेंजेस हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता दावा कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जब बैठेंगे टॉप लीडर्स के साथ और उसमें वो ये भी दावा कर रहे हैं कि आगा रूहुल्ला के साथ भी कंसल्टेशन के बाद ही कोई कैंडिडेट आएगा। इसका मतलब है कि आगा रूहुल्ला को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनको लूप में लिया जाएगा, उनकी रजामंदी के बाद ही कोई ऐसा कैंडिडेट वहां से उठाया जाएगा जो कि सभी को मंजूर हो, उमर अब्दुल्ला को भी मंजूर हो और आगा रूहुल्ला को हो, क्योंकि पार्टी को पता है कि आगा रूहुल्ला का एक खासा पकड़ है बडगाम में, बडगाम का पूरा जो बेल्ट है वहां पे आगा रूहुल्ला एक खास पकड़ रखते हैं। वो देखते हुए पार्टी जो है फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ा रही है और उनको ही लूप में लेकर कहा जा रहा है कि वहां से चुनाव में कोई ऐसा कैंडिडेट दिया जाएगा। पार्टी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक और बात है कि राज्यसभा के लिए अगर हम बात करें तो वहां पे एक अनार 100 बीमार वाली बात है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर खुद से चुनाव लड़ते हैं, एक और दुविधा है कि अगर कांग्रेस एक सीट मांगती है वो तो विनिंग सीट ही मांगेगी। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 ही लोग जो है विनिंग स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो उसमें अगर डॉक्टर फारूक एक है तो दूसरा
तीसरा कौन होगा, ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कौन सा बैलेंस वो रखेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा जब कैबिनेट हुआ था, जब कैबिनेट बनी थी उमर अब्दुल्ला की, तो 3 विधायक जो है उनको मंत्री बनाया गया था जो जम्मू से ताल्लुक रखने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला को लेकर 3 कश्मीर से थे और यहाँ से बिल्कुल समीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मुद्दा ये है कि उन्हें अपनी आवाम को भी खुश रखना है, जम्मू से भी रिप्रेजेंटेशन देनी है, उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं एक तरह से लिटमस टेस्ट है, ये सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में सरकार के काम से वहां की आवाम कितनी खुश है इसका भी टेस्ट है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हर तरीके से घिरी हुई है। बीजेपी को उनकी स्थिति पता है कि राज्यसभा में पहली और दूसरी सीट तो नहीं जीत पाएंगे, तीसरे के लिए जद्दोजहद करेंगे और ऐसे में अगर चौथी भी आ गई हाथ में तो आ गई, नहीं तो 1 सीट के लिए एक सीट पे ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा नंबर गेम के हिसाब से भी अगर देखा जाए। बडगाम से बहुत ज्यादा उम्मीदें बीजेपी को नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि नगरोटा की सीट तो उनके हिस्से में आने वाली है क्योंकि जम्मू खित्ते में उनकी स्थिति को लेकर वो आशान्वित हैं। समीर, आप नजर बना के रखें बैठकों का सिलसिला क्योंकि लगातार जारी है, जुड़ते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का मुख्यमंत्री उमर पर बड़ा आरोप, कहा मुख्यमंत्री काम नहीं करते केवल आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री पावर नहीं होने का रोते हैं रोना। राज्यसभा और उपचुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से राज्यसभा सीट की रखी मांग। राज्यसभा और उपचुनावों पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा बयान, राज्यसभा चुनावों में नहीं होगी हॉर्स ट्रेडिंग, बडगाम से उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। लाहौल में बर्फबारी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात लद्दाख की करेंगे, जहां के मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल ने हाई लेवल मीटिंग की है। विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा हुई है। डीजीपी हिल काउंसिल लेह के अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे, अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे हैं और लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। आज लेह में इंटरनेट सेवा भी बहाल होगी। 24 सितंबर को लेह में जिस तरह से हिंसा भड़की थी उसके बाद इंटरनेट सेवाओं को भी वहां पर बंद कर दिया गया था, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सोनम वांगचुक भी जोधपुर जेल में इस वक्त बंद है, 4 लोगों की जान चली गई थी, 90 के आसपास लोग जख्मी हुए थे। मोरूप स्टेंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मोरूप, आज इंटरनेट सेवाएं बहाल होने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, इस वक्त जो लद्दाख में इंटरनेट की सेवा बंद है, लेकिन 6 बजे के बाद ये इंटरनेट की जो सेवा रिस्टोर किया जाएगा। जिस तरह से आज एक पीस कीपिंग मीटिंग फर्स्ट टाइम जो 24 तारीख के हादसे के बाद आज मीटिंग हुआ, उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी की कायदत में एक मीटिंग हुआ जिसमें रिलीजियस लीडर, अपेक्स बॉडी के मेंबर, लद्दाख डीजीपी और सारे जो स्टेक होल्डर थे, रिलीजियस हेड थे, तो उसमें एक मीटिंग में निकल के आए। तो अपेक्स बॉडी की तरफ से जो उनके पास जो पॉइंट था, खासकर जुडिशियल इंक्वायरी को लेके, ये सब उनको बताया और जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। तो 1-2 दिन में ये सब साफ हो जाएंगी। क्या लद्दाख की जो 26 तारीख को हिंसा उसमें जुडिशियल इंक्वायरी होगा कि नहीं, उनसे भी बातचीत होगा। आपको बता दूं इससे पहले कि यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से मजिस्ट्रेट जांच ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। तो आज इंटरनेट जो सेवा है आज शाम को बहाल होगा 6 बजे के बाद, जो कि 26 तारीख को ये इंटरनेट की सेवा 26 तारीख से बिल्कुल 26 तारीख से इंटरनेट की सेवा बंद है और यहाँ पर चाहे व्यापारिक संस्थान हो या लोग हो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। मोरूप, बहुत शुक्रिया।